गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 8 मई है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड टॉपिक को आप लोग वहां मैसेज ड्रॉप कीजिए ताकि उसका रिव्यू किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के न्यूज में बहुत से टॉपिक को आपको कवर किया गया है यूपीएससी के जीएस पेपर 2, 3, 4, तो आप उसे जरूर देखिए, अंत तक बने रहिएगा, लाभ ही लाभ होगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला मिला। दिल्ली के बाद फिर पुनः बड़ा घोटाला सामने आया है। हालांकि यह अभी ट्रायल फेज में चल रहा है, सभी चीजें चल रही है, फिर भी जो मामला है आपको यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 4 से रिलेटेड होगा, जहां सरकारी एजेंसियां किस प्रकार से काम करती है। सरकारी एजेंसियां कहने का मतलब जैसे सीबीआई होता है, ईडी, तो इस प्रकार से किस रूप से काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले यह है, तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी एजेंसियां कैसे कार्य करती है उसके दिन प्रतिदिन केस स्टडी के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। और खासकर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न है ना आपको इंटरव्यू में बहुत चाव से पूछे जाएंगे कि सरकारी एजेंसियां किस रूप से काम करती, क्योंकि आप एक सरकार के अंग बनने जाएंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी अभ्यर्थी हैं वो, तो आपसे लाजमी बन जाता है ये सब प्रश्न पूछने को जब भी इस प्रकार की घटना होगी। तो शराब घोटाला तो शायद ही पूछे कि शराब घोटाले से क्या मामला है, पर इसके द्वारा एजेंसियां किस रूप से काम कर रही, ईडी कैसे काम कर रही, क्या छापे पड़े हैं, क्या मामला है, उसकी शक्तियां क्या है उससे संबंधित, या तो फिर भ्रष्टाचार के अन्य मामलों के संदर्भ में पूछ सकता है, सीबीआई क्या होता है। और उसके बाद आपको लोकपाल से भी प्रश्न पूछता है। तो इस सब टॉपिक को मैंने पहले भी कवर किया है, 7 सितंबर 2022 के वीडियो एनालिसिस जाके आप लोग देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे आज, देखिए यहाँ पर मामले को समझिएगा। दिल्ली आबकारी घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले सामने आया है। और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में शराब नीति है ना पूर्णतः सरकार नियंत्रित है, तो सरकार पर सवालिया निशान खड़ा होगा, बहुत सी चीजें उभर कर सामने आएगी। अभी रिमांड पर गए हुए हैं जो पकड़ा है व्यक्ति। यह घोटाला जो है लगभग 2000 करोड़ रुपए का मामला बनता है, जहां सरकारी दुकानों पर अवैध रूप से नकली शराब बेची जा रही है। सोच के देखिएगा मामला कितना संदिग्ध होगा। सरकारी एजेंसी कार्य कर रही है शराब बेचने का वहां पर, क्योंकि सरकारी एजेंसी के तहत अधीन यह नीति है वहां पर छत्तीसगढ़ में, और वहां पर अवैध नकली शराब बेचा जा रहा है। तो किस प्रकार के भ्रष्टाचार कार्य कर रहे हैं, और इस भ्रष्टाचार जो छत्तीसगढ़ का मामला है, अलग ही मैटर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हायरार्की सिस्टम देखा गया इस मामले में कि टॉप से लेकर बॉटम तक है ना, सभी अधिकारी कर्मचारी जो भी संबद्ध व्यक्ति एजेंसियां है कार्य कर रही है इस घोटाले को करने में। तो चलिए देखते हैं उसके संदर्भ में क्या चीजें हैं। देखिएगा, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है छत्तीसगढ़ के लिए, यह भी जानने की जरूरी है, क्योंकि घोटाले का आरोप राज्य की सरकार, भूपेंद्र जो बघेल सरकार है वर्तमान सरकार, वो शराब बंदी के वादे के करके सत्ता में आई थी। शराब की बिक्री से राजस्व जुटाने कीर्तिमान स्थापित किए, हाल ही में अब आंकड़े बहुत से आए थे। फिर उसके बाद राज्य में ईडी 500 करोड़ रुपए के कोयला परिवहन घोटाले अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का बात करके वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ में आई थी। तो यह मामला हाल ही में देखने को मिल रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार के करनी और कथनी के अंतर को भी स्पष्ट करता है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से वादे कर रहे हैं। जैसे आप याद होगा कि शुरुआती दर 1960-70 के दशक में आपको गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, हटाओ का नारा दिया गया था ना। तो क्या गरीबी हटाओ का नारा उस दौरान दशक में दिया गया, क्या वर्तमान तक यह नीति प्रत्येक सरकार जो भी सरकार गठित हुई उसके लिए कितना संदिग्धि से कार्य किया गया, इस संदर्भ को समझ सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आप इनको भी देखिएगा कि कथनी और करनी में कितना अंतर हो जाता है, और इस पर प्रत्येक व्यक्ति जो प्रशासन में काम कर रहा है
उसके लिए ना प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि नीतियों को कैसे क्रियान्वित कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज और भी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर न्यूज में दिया हुआ है, जो ईडी के अनुसार अनवर जो व्यक्ति पकड़ा गया है, यह व्यक्ति विशेष जरूरी नहीं है, पर इसके सिस्टम किस तक क्रिएट किया था यह बहुत जरूरी है कि राजनीतिक और प्रशासनिक दखल के कारण उसकी जो भी परिषद के आबकारी आयुक्त है, एमडी नियुक्त की जाती थी, उसके निजी डिस्क्लोरियों, ध्यान रखिएगा, FL 10A बार संचालन, लाइसेंस धारकों, आबकारी विभाग अधिकारियों, जिला स्तर के आबकारी अधिकारियों, मेन पावर सप्लायर, ग्लास बोतल मेकर, होलोग्राम मेकर्स, क्रेश कनेक्शन वेंडर से लेकर शराब कारोबार को नियंत्रित करता था। सोच के देखिए, एक व्यक्ति विशेष अनवर की टॉप से लेकर बॉटम तक के अधिकारियों, कर्मचारियों, लाइसेंस धारकों, अर्थात शराब बेचने के लिए जितने भी संबद्ध अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी और भी एजेंसियां कार्य करती है, वो है ना, इसको मैनेजमेंट कर रहा था। तो इसमें सभी लोगों की संलिप्तता थी। जब मैनेजमेंट हो रहा है, सभी लोगों को मैनेज कर रहा है, तो पैसे की लेन देन होती होगी, बिना पैसे कैसे मैनेज हो जाएगा? सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर है। तो यह समझने वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर आपको यह भी आपको समझना होगा कि छत्तीसगढ़ शराब जो खरीद और बिक्री का जो है ना, सरकार पर नियंत्रण है। बाहरी व्यक्ति, निजी व्यक्ति इस पर नहीं कर सकता है। निजी व्यक्ति जो भी है, ध्यान रखिए एक सेकेंड, सरकारी नियंत्रण में होगा। जो भी एजेंसियां मिलेगी बेचने के लिए, वो सरकारी नियंत्रण में रहती है। उसके लेखा जोखा सरकार के जो भी संबद्ध कर्मचारी उसके पास होते हैं, उसको ध्यान में रखना। और इसके लिए सरकार छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड आपको केंद्रीय रूप से कार्य करता है। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि इस भ्रष्टाचार के नए स्वरूप में अधिकारी, कर्मचारी और संबद्ध एजेंसियां भी मिली जुली है। तो बहुत लंबा यह जाने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें हमेशा ईडी का, देखिए इस प्रकार के मामले में हमेशा ईडी आपको नजर आता होगा, और भी सीबीआई नजर आता होगा, साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल, लोकायुक्त आपको नजर आता होगा। तो ये सब शब्द है ना, आप लोगों ने हर बार, मैंने पहले भी कवर किया है, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, इसके स्टैटिक्स पार्ट को। हालांकि मैंने एक बार नोटिफिकेशन पहले भी आप लोगों को कवर कराया था, आज बस मैं आपको रिवाइज करा दूंगा ताकि चीजों को याद रहे। अब ईडी प्रवर्तन निदेशालय जिसे कहते हैं, 1956 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। वित्तीय प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के तहत काम करता है, और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PLM के तहत काम करता है, जिसमें आपराधिक गतिविधियों युक्त सभी कार्यों के संबंध में जानकारी, अतिरिक्त जो धन शोधन लिप्तता देखी जाती है, तो उस मामले की जांच करता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर नोट, फेमा के प्रभावी 1 जून 2002 लागू होने से पूर्व जो निदेशालय है, प्रवर्तन निदेशालय, वह विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के तहत नियमों को लागू करता था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि फेमा के पहले कौन सा नियम आपको लागू हुआ करता था, ईडी जांच प्रक्रिया में लागू करती थी? तो यह विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973। प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में कुछ बातें और भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे पीएमएलए क्या है, जिसके तहत कार्रवाई करती है ईडी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, बहुत से मामले में जो ईडी है ना, इसी एक्ट के तहत काम करती है, जहां पर धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कार्य करता है। उसके तहत ध्यान रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जितने भी होंगे यहाँ पर ईडी के द्वारा किए जाएंगे। इस मामले में ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, कभी कभी कुछ इशू हो जाता है। चलिए, अब यहां ध्यान रखिएगा क्या हुआ है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं केस होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले से होगा, तो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं आएगा। बस ध्यान रखिएगा, ईडी जो है ना, किन किन मामलों के तहत मामले की जांच करता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको फेमा में यहाँ पर देखिए, पीएलएम में 2002 एक्ट के तहत
यहाँ पर उस संपत्ति के अनियमित रूप से जब्त करने, कुर्क करने एवं धन शोधन से लिप्त पाए जाने अपराधियों की मुकदमा चलाए जाने के लिए अधिकारियों के अधिकार देने वाला अपराधी जांच विधि करता, जो भी परिसंपत्ति इसे प्राप्त होगी। अगर इन मामलों में ईडी इस सब चेक करता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन सब मामलों के तहत ईडी इसी नियम के तहत कार्य गतिविधि करेगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। नीचे आ जाइए। आज न्यूज ऊपर कुछ विशेष नहीं है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यह यूपीएससी का जीएस पेपर 2 आंतरिक सुरक्षा पड़ोस नीति, जो हमारी पड़ोस नीति उसके तहत यह टॉपिक कवर होगा। और ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको ना इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू जो भी देने वाले हैं हालिया दिनों में, जो भी इंटरव्यू होगा उसके लिए ये सब टॉपिक कवर कीजिएगा। सबसे पहले तो छोटे छोटे टॉपिक जैसे चिकन नेक थ्योरी क्या है, भारत और बांग्लादेश और चीन के बीच चिकन नेक किस रूप से अपना अस्तित्व रखता है, इस सब टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, यहाँ भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चिकन नेक को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद क्या हुआ है घटनाक्रम। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चिकन नेक सिलीगुड़ी, बंगाल का एक सिलीगुड़ी क्षेत्र है, वहां पर गलियारा चिकन नेक बंगाल में स्थित है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा। तो देखिए इतनी पतली गली है। आप अपने क्षेत्र में है, एक 60 किलोमीटर दूरी तय कर लीजिएगा और उसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर कर लीजिएगा। तो यही चौड़ी गलियारे जो है ना, शेष भारत को ना पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, या पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। यह पतली गलियारा यहाँ देख रहे होंगे चिकन नेक थ्योरी, और इस पर हमेशा चीन की नजर रहती है, क्योंकि वह चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र उस पर दबदबा करता है, अगर इसे तोड़ दिया जाए तो पूरा चिकन नेक जो पूर्वोत्तर भारत है उस पर नियंत्रण स्थापित। यह चीन की पुरानी मंशा है। हालांकि भारत सरकार इस पर हमेशा जो कार्य कर रही है, हाल में पूर्वोत्तर जो विकास कार्यक्रम चलाए गए हैं वो और भी मजबूत हुए, उसमें ये और भी बेहतर मजबूती का काम कर रहा है। क्या यह जो समझौता हुआ है, चिकन नेक टूटने का अब नहीं सताएगा डर भारत का। तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ एक समझौता हुआ था हाल ही में, कुछ वर्ष पहले ही सॉरी, जहां पर क्या है कि हम इस स्थिति में, मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ गई, ठीक ना, कैसे एक मैप में बना दूं ताकि चीजों को समझ सके आप लोग। मान लीजिए कोई स्थिति ऐसी आ गई जब चीन के साथ हमारी युद्ध होती है, और इस क्षेत्र पर वो कब्जा कर लेता है कारणवश, हालांकि नहीं कर पाएगा वो अलग मुद्दा है, पर किसी कारणवश कब्जा कर लेगा। तो देखिए यह जो गलियारा है, अगर इस पर नियंत्रण चीन स्थापित कर लेता है तो भारत पूर्वोत्तर के राज्यों से टूट जाएगा। तो पूर्वोत्तर का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, उस पर नियंत्रण हम स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास 2-3 विकल्प बच जाएंगे। क्या विकल्प बच जाएंगे? और सबसे ज्यादा समझिएगा कि हम किसी भी क्षेत्र से ना बेहतर कनेक्टिविटी किससे रख सकते हैं, रोडवेज से हम लोग कनेक्टिविटी रख सकते हैं। हवाई मार्ग देखिए है, एक कनेक्टिविटी का मार्ग है, जल मार्ग है कनेक्टिविटी का मार्ग, पर उतना सुदृढ़ और सरल नहीं, सस्ता नहीं है जितना सड़क मार्ग होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति हमारे पास 2 ही विकल्प बच जाते हैं जिसके माध्यम से हम पूर्वोत्तर से हम जुड़ेंगे। तो सड़क और रेल मार्ग यहाँ टूट जाएगा तो बहुत ही स्थितियां बदतर हो जाएगी। फिर भी ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये 2 विकल्प हमारे पास बचे रहेंगे, जिससे हम इन क्षेत्रों पर आपात स्थिति में कार्य कर सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ध्यान रखिएगा, चिकन नेक में बांग्लादेश सरकार ने भारत के अपने चटगांव और मंगोला पोर्ट, ध्यान रखिएगा चटगांव और मंगोला पोर्ट को समान ढुलाई की इजाजत दी है। तो 2 पोर्ट है जो बंदरगाह है जहां से भारत अपने लॉजिस्टिक सामान को वहां ले जा सकता है। पश्चिम बंगाल के जो पोर्ट है वहां से लेकर आपको पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, अर्थात हम पहले क्या करेंगे, पहले हम ध्यान रखिएगा, पहले हम देखिए यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, अपने हावड़ा पोर्ट से बंगाल के चटगांव पर जाएंगे, यहाँ से हम लोग फिर एंट्री करेंगे, या तो मंगोल पोर्ट पर हम उतरेंगे और उसके बाद अपने लॉजिस्टिक को पूर्वोत्तर भारत में ले जाएंगे। एक ध्यान रखिएगा, कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से निकलने वाली जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, वहां से आपको ये सब कनेक्टिविटी मिलेगी।
अब इसके साथ ही ध्यान रखिएगा म्यांमार का सितवे पोर्ट भी अब हम शामिल हो गए। सितवे पोर्ट पे भी इजाजत मिल गई, कार्गो शिपमेंट पहली बार म्यांमार के सितवे पोर्ट से। तो हम म्यांमार से भी अब पूर्वोत्तर के क्षेत्र में अपना लॉजिस्टिक भेज सकते हैं। तो ये दोनों कार्य है ना कहीं हमें आपात स्थिति में बेहतर प्रबंधन करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने के लिए एक बेहतर विकल्प देगा। और बार बार जो हम लोग डरते थे कि चिकन नेक अगर कभी चीन कब्जा कर लेता है, जो हाल में डोकलाम का विवाद हुआ था, आप लोग देखे होंगे, वहां पर ये सब चीजें उभर कर सामने आई थी। तो उससे भी पहले ये सब चीजें नजर आती थी कि हम कैसे इस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो ये शंका है ना, ये जो शंका डर है समाप्त हो गया है और भी हम इस पर मजबूत होंगे। तो ये सब चीजें आपात स्थिति के लिए जरूरी है। अब ध्यान रखिएगा, अब रणनीतिक विशेषज्ञ जो है, स्ट्रेटेजिक जो विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर माना है। और ये क्यों कामयाबी इनको माना है, रीजन आपको मैंने बताया कि अगर वो पर किसी कारणवश चीन उस पर कब्जा कर लेता उस पतले गलियारे पर, तो एक बहुत बृहद जनसंख्या, बृहद संपदा हमसे कुछ वक्त के लिए टूट जाएगी। तो हम उसके लिए इतनी सोच के देखिए कि किसी पार्ट, इंडिया का किसी पार्ट पर अगर किसी विदेशी क्षेत्र ने कब्जा कर लिया तो उस पर कितना आंतरिक सुरक्षा और भी बहुत से मुद्दे उभर कर सामने आएंगे। तो उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। तो यह चीजें आपको समाप्त हो गई है। अब ध्यान रखिएगा, इसकी इजाजत मिलने के बाद साथ ही साथ ध्यान रखिए, भारत जापान बांग्लादेश की भी कनेक्टिविटी परियोजना विकास को लेकर त्रिपक्षीय समझौते हुए हैं। यह भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। साथ ही साथ एक चीज और भी आप लोग को याद रखना है कि भारत की योजना सिर्फ चटगांव पोर्ट को 8 मार्गों असम, मेघालय, त्रिपुरा से जोड़ने की है। और इन राज्यों से जोड़ लेने का मतलब है कि हम पूर्वोत्तर पर अपने कनेक्टिविटी को और भी मजबूत बना लेंगे। ध्यान रखिएगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच पहला समझौता कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और वर्तमान सरकार और शेख हसीना की जो ट्यूनिंग जो बैठी है, वो कहीं ना कहीं अंतिम रूप परिणाम देने में महत्वपूर्ण अदा किया है इस समझौते को धरातलीय स्तर पर लाने के लिए। और कुछ आदान प्रदान भी हुआ था, भूमियों का आदान प्रदान हुआ था, मैंने आप लोगों को चर्चा भी किया था। इसके तहत ध्यान रखिएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के साथ, देखिए इतना इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है, भारत इसके पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देशों के बीच संपर्क सुगम बनाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। और ध्यान रखिएगा यह क्यों इतना जरूरी है, ध्यान रखिएगा कि यह इसलिए जरूरी है कि आपको याद होगा एक कनेक्टिविटी रोड बन रहा है इंडिया में। जब मैंने आप लोगों को बात किया था इंडिया के लिए, आपको याद होगा, मैं मैप बनाता हूं पहले आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आपको और भी पूर्वोत्तर राज्य है ना, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया कोलकाता से लेकर आपको असम, मेघालय होते हुए, आपको त्रिपुरा होते हुए एक कनेक्टिविटी जा रही है, थाईलैंड तक जा रहा है, आपको रोडवे जा रहा है। तो इस लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम चिकन नेक के साथ साथ इसके साथ भी कनेक्टिविटी, जल के साथ समुद्री जो बंगाल की खाड़ी है उसमें कनेक्टिविटी बढ़ा सके। इसके लिए भी लुक ईस्ट पॉलिसी, इसके लिए बहुत लुक ईस्ट पॉलिसी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यह भी आपको एक पॉलिसी समझ में आनी चाहिए कि कैसे यह आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस प्रकार से टॉपिक जब भी आएगा तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, ये मैं बार बार बोलता भी हूँ आप लोगों को समझाते वक्त, भारत में जितनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि अब भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या संबद्ध किसी व्यक्ति को कुछ भी तरीके से सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, उसके लिए पोस्टर शेयर कर सकते हैं या वीडियो लिंक बना सकते हैं। तो यह है ना, आप किसी यूरोपीय कंट्री में कीजिएगा, किसी अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन कंपनी अमेरिका में कीजिएगा, या अमेरिका जैसे उत्तरी अमेरिका में कीजिएगा, तो स्थिति अरब कंट्री में करके देखिएगा, समझ में आएगा कि स्वतंत्रता किस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां पर प्राप्त है। देखिए आंकड़ों में यह सब बेहतर है, अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, आंकड़ों में बेहतर है। इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं समझिएगा यह व्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता वहां है। यहाँ पर बिल्कुल यह न समझने की जरूरत है, जितनी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता जिसे हम लोग बोलते हैं ना, भारतीय सोशल मीडिया पर देखने को मिलती, उतना वहां पर नहीं देखने को मिलती। अगर देखने को मिलती ना
तो क्या होता कि स्थितियां बद से बदतर आपको देखने को मिल जाता। तो भारतीय स्वतंत्रता आपको समझ में आता है कि कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आप सोच के देखिए कि देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या तो कोई भी नेतागण या सीएम का ही लेके चलिए, राज्यों का सीएम, राज्य का, देश का प्रमुख होता है। आपके व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो सकता है, आपके वैचारिक आपको विवाद हो सकता है, पर आप उनके व्यक्तिगत निजी टिप्पणियां तो नहीं कर सकते हैं ना। आप उनकी राजनीतिक आलोचना कर सकते हैं, उनके कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, पर कभी आप व्यक्तिगत आलोचना कर सकेंगे? अगर कर सकते हैं तो वह व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता आपको दी हुई है केवल भारत में। कोई भी कुछ बोल के निकल जाता, आप सोशल मीडिया पर देखिएगा, तो इसी संदर्भ में आपको समझने की जरूरत है। और भी बातें इनके द्वारा कही गई है। देखिए यहाँ पर एक चीज और बोला गया था, एक सेकेंड। हम्म, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, राहुल गांधी के द्वारा भारतीय लोकतंत्र के बारे में कही गई नकारात्मक बातों को निशाना बनाया गया। उसी के संदर्भ में आपको समझना है कि जितनी स्वतंत्रता यहाँ दी गई है, सोच के देखिएगा, जो बातें मैं बोल रहा हूँ आप उसे अपने अंतर ज्ञान से समझने का प्रयास कीजिएगा। राजनीतिक वैचारिक आपके कितने भी विरोध के क्यों नहीं हो, पर देश की संप्रभुता, देश की अखंडता सभी से बड़ी है ना। पर इसके संदर्भ में आप कोई व्यक्ति कहीं जाकर, वो राहुल गांधी ही क्यों नहीं हो, या देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या कोई भी व्यक्ति विशेष क्यों नहीं हो, अगर देश के लोकतंत्र के बारे में कोई सवालिया निशान करता है और उस भारत में जब वो आता है, उस पर कोई भी इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते हैं, उसके लिए कोई संस्थाएं जिम्मेवार नहीं ठहराई जाती है, या तो फिर राष्ट्र की एकता अखंडता को खंडित करने के जो कानून बनाए गए हैं वो लागू नहीं होते हैं, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी किस स्तर पर है। आप यही काम यूरोप में करके देखिए, अमेरिका में करके देखिए, अरब कंट्री में करके देखिए, तो समस्याएं समाधान आपको पता चल जाए। या तो चीन या तो और भी देश है, उन सब देशों में करके देखिए, तो समझ में आएगा कि देश की अखंडता, संप्रभुता और जो अक्षुण्ण बनाने की जो प्रवृत्ति है हमारे देश में, कैसे दरे दो कागज के परतों पर बिकी जा रही है, तो ये सब चीज़ों को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए इंटरव्यू फैक्ट आपको यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि एक मिलिट्री अटैची शब्द हाल ही में चर्चा में रहा, यह क्या है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मिलिट्री अटैची का पद क्या दिया गया, पदों को सृजित किया गया, जिसका मुख्य कार्य क्या होगा, भारतीय उत्पादों जो हैं, रक्षा उत्पादों का आकलन करेगी, और उसके लिए जो भी है ना आपूर्ति संभावनाओं की तलाश करेगी, बाजार की तलाश करेगी, कैसे हमें उत्पाद सैन्य जो रक्षा उत्पाद है उसका आयात निर्यात बढ़ाया जा सके। रक्षा मंत्रालय ने हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों के लिए इस प्रकार से जो कार्य किया गया है, तो इसकी मिलिट्री अटैची नियुक्त करने का निर्णय लिया। तो यह शब्द किससे आया, किस तरीके से आया, किस लिए उपयोगी हुआ, तो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो इस प्रकार से कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द आपको देखने को मिले तो उसे राइट डाउन करके जरूर रखिएगा, काम देगा। तो वर्तमान और पूर्व अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसमें जो नियुक्ति वाले देश में सैन्य गतिविधियों, आवश्यकताओं संबंधित रिपोर्ट विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को भेजेगा। उसकी जवाबदेही क्या होगी, उन जो भी पूर्व अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी, सैन्य बलों की वर्तमान या पूर्व अधिकारियों की, और उसका मुख्य कार्य क्या होगा कि बाजार जो है ना, सैन्य बाजार का ना आकलन करेगा, क्या आयात और किस रूप से निर्यात करना, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या भारत को करना। याद होगा हाल ही में मैंने आप लोग को कवर भी किया था कि भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार कर रही है, आपको एक नीति लाई है हथियारों के आयात निर्यात बढ़ाने के लिए। हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ा रहे हैं उसके लिए।
तो उसके लिए बाजार जरूरत है ना, बाजार कहाँ है वर्ल्ड में, बाजार किधर है, किस में सर्च करना, ये सब मुद्दों के लिए एक टर्मिनोलॉजी लाया गया है, उसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 कौशल विकास का जो टॉपिक है, मानव संसाधन विकास, जो मानव संसाधन, उससे यह टॉपिक कवर होगा, तो इसे बेहतर तरीके से करिएगा। और जो G20 सम्मेलन है उसमें जो विभिन्न मुद्दों पर जो बैठकें आयोजित की जा रही है, उसी में 2025 तक 70% कर्मचारियों को क्या है, नए कौशल की आवश्यकता होगी। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। और G20 शिखर सम्मेलन की इस बैठक में जो भुवनेश्वर में हुई है कौशल विकास पर, आपको ध्यान रखना है, ये भुवनेश्वर में यह क्या किया गया, बाजार के नए ट्रेंड पर मंथन किया गया। पहले कौशल विकास का अर्थ कुछ और होता था, AI के आ जाने पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के बाद कौशल विकास के मानक और भी बृहद और व्यापक हो गए हैं, तो उसके संदर्भ में बाजार के नए ट्रेंड विकसित हुए हैं। तो उसके अनुसार कौशल विकास कैसे निश्चित किया जाएगा, कौशल विकास को कैसे और लोगों से जोड़ा जाएगा, जो भी अभ्यर्थी हैं कौशल विकास प्राप्त कर रहे हैं उनके नए नए डायलेमा कैसे विकसित किए जाएंगे, इसके लिए ध्यान रखिएगा मंथन चल रहा है। अब इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति है, उसमें व्यापक बदलाव किए गए। अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। अब मैं पहले भी बोला करता था, जो भारत की नई शिक्षा नीति से पहले जो आपको शिक्षा व्यवस्था थी, वो केवल क्या थी, किताबी कीड़ा बनाने वाला था। और आज भी मैं ये बोलता हूँ कि अगर 100 स्टूडेंट को आप पकड़ के ले आइए, आप अपने पास रखिए अपने आसपास, उसमें से 95 स्टूडेंट ऐसे होंगे ना, केवल क्या करते होंगे, रटे रटाए हुए शब्दों को, जैसे जैसे क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन क्या हुआ है, उसका पतन कैसे हुआ, वैदिक सभ्यता कैसे आई है, अर्थात भूत से लेकर वर्तमान तक के सारे ऐतिहासिक साक्ष्य के बारे में तथ्यगत जानकारी होगी। यह भी जरूरी है, पर ध्यान रखिएगा इनकी औपचारिकता तभी तक रहती है जब तक ये कोर्स के लिए है। जब ये बाजार के लिए नौकरी, बृहद नौकरी के लिए अगर जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौशल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। और हमारा पूरा ईडो जो सिस्टम है इसी पर बेस है कि हम रटे हुए तोते को बनाकर बाहर प्रोडक्ट करते हैं, निकालते हैं और उसे मार्केट के लिए छोड़ देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब 2 से 3% है ना सरकारी जॉब है, 2 से 3% सरकारी जॉब है। पूरा यूपीएससी ले लीजिए या स्टेट पीसीएस ले लीजिए, या जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सरकारी नियुक्तियां होती है, उसमें पूरे भारत की 2 से 3% का जॉब क्रिएट करता है। अब बाकी जो 97% जॉब है वो निजी कर्म से होता है, तो ध्यान, निजी उपक्रम से होता है। तो इसके लिए कौशल विकास तकनीक को डेवलप करना होगा, ताकि जो है ना, जो इससे निकल के आ रहे हैं, जो मान लीजिए सिंपल ग्रेजुएशन करके आ रहा है विभिन्न सब्जेक्टों से, उसके लिए भी कौशल विकास होना चाहिए। ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ है ही नहीं, इसलिए आप देखते होंगे बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ जाता। अब मान लीजिए सरकारी जॉब के लिए 1000 स्टूडेंट, हालांकि संख्या बहुत होती है, 1000 संख्या आपको आता है प्रत्येक साल किसी क्षेत्र में। ये क्षेत्र है, मान लीजिए ABCD, आपको 4 क्षेत्र है, हर जगह 4-4 हजार, 1-1 हजार आपको हर साल अभ्यर्थी, नए अभ्यर्थी आ रहे हैं, ठीक ना। इसमें से जॉब कितने के हो रहे हैं, 2 से 3 लोगों का जॉब हो रहा है, 2 से 3% का। और ध्यान रखिएगा, अगर ये 2 से 3%, बाकी लोग क्या हो रहे हैं, हर बार एक बोझ सरकार पर बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी का स्तर इसलिए बढ़ता जाता है, और हम लोग बेरोजगारी करते हैं। स्वयं आप अपने आप को आकलित करके देखिएगा, आपके पास कौशल विकास या तकनीकी विकास की कितनी जानकारी है, जिसके आधार पर आप किसी भी प्राइवेट, अगर आपका जॉब नहीं होता सरकारी जॉब, तो किसी भी प्राइवेट जॉब करने में आपको अच्छी तनख्वाह आपको प्राप्त हो सके, जिसमें 50,000 60,000 का तनख्वाह आपको प्राप्त हो सके और आप एक अच्छे जीवन यापन कर सके। स्वयं आकलन कीजिएगा, ये सब आंकड़े आपको स्वयं पता चल जाएंगे हम किस नीति पर चलते हैं। आपको याद होगा, हम लोग उस रेस के घोड़े हैं ना, उस रेस के घोड़े हैं जहां पर सबसे मजबूत घोड़े पर दाव लगाया जाता है। अब इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, जो सबसे मजबूत होगा ना, वही यहाँ पर
सरकारी जॉब प्राप्त कर सकेगा। नहीं तो कमजोर यहाँ पर है ना, केवल वो बाहर होगा, एक भीड़ जमा करेगा। इसके लिए क्या होता है कि हम उसे तकनीकी कौशल विकास क्रिएट कर सके, उनके बहुत से कौशल विकास के आयाम है, उसको हम लोग देख उसको प्रशिक्षित करके उसके लिए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा 2025 तक 70% रीस्किल या अप स्किल की जरूरत होगी। हमें लगातार 2028 तक रीस्किल गैप को खत्म करने की जरूरत होगी, जो जीडीपी के 6.5 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि की संभावना व्यक्त कर सकती है। 2030 तक 50 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर तैयार होंगे। ये सब बातें इसमें हुई है। विश्व भर में अभी भी 370 करोड़ जो लोगों पास क्या है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, बिना इंटरनेट के हम कौशल विकास की बात नहीं कर सकते। तो डिजिटल साक्षरता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी काम करना होगा। तो इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इस संदर्भ में, तो उससे आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको ध्यान है, पहले भी मैंने कौशल विकास योजना के बारे में, PMKVY योजना के बारे में चर्चा किया था। तो यह 3 टर्म 1.0, 2.0, 3.0 के नाम से शुरू किया गया है। पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आया था 15 जुलाई 2015 को, विश्व युवा कौशल दिवस के दिन आया था, ध्यान रखिएगा। तो आपसे कभी पूछे, एक पीटी फैक्ट आपको यहाँ से याद होना है, विश्व युवा कौशल दिवस आरंभ किया गया, उस दिन से यह आरंभ हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास। इसका उद्देश्य था वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण करना। अब बहुत से कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिससे उसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो और डिमांड आधारित, बाजार आधारित, डिमांड जो है बाजार का, उसके आधारित उनको सृजित किया जा सके, उन्हें बनाया जा सके और जॉब ओरिएंट उनको इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जा सके। ये उसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जो पुनः आया, जिसमें वो अक्टूबर 2016 में आरंभ होता है। इसके 2 महत्वपूर्ण घटक या क्रियान्वयन के स्तर थे, जिसमें आपको केंद्र प्रतिबंधित जो योजना थी, सेंट्रल मैनेज्ड आपको योजना चलाई गई थी। केंद्र प्रयोजित, राज्य प्रतिबंधित अर्थात सेंट्रल स्पॉन्ड और स्टेट मैनेज्ड कौशल विकास था, जिसमें सेंट्रल इस आपको स्पॉन्सर करता था और स्टेट उसे मैनेज करता था। इसमें क्या था कि केंद्र स्पॉन्सर करता था, केंद्र ही उसे मैनेज करता था। तो ध्यान रखिए, 2 प्रकार के महत्वपूर्ण घटक के साथ 2.0 शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को आरंभ किया गया। यह आत्म भारत निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। और आपको लगातार इसके संदर्भ में बहुत से आंकड़े देखने को मिले होंगे, तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को आपको रिकॉल करना है, याद करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना है, विजडम एजुकेशन को शेयर सब्सक्राइब करना है, और युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। तो आप क्या कीजिएगा, एप्पल स्टोर पर आपको एक कोड डालना होता है, इसके लिए लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और तो आप इसे कवर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए, और भी हमें बेहतर मजबूत होकर सामने आने का मौका दीजिए कि और भी हम चीज़ों को कवर कर सकें। चलिए, आपको वीडियो एनालिसिस कैसा लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, सपोर्टिव मैसेज लिखिए, क्योंकि बिना सपोर्ट कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत से लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं। अब हमारी टीम जो आपको इतनी मेहनत से कार्य कर रही है, तो उसके लिए आप लोगों को सपोर्टिव कमेंट जरूर करना चाहिए, लाइक शेयर करना चाहिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाना चाहिए, ताकि और भी लोग जान सके कि हाँ ये क्या है, युक्ति आईएएस क्या है, विजडम एजुकेशन क्या है। तो इन सब चीज़ों को आपको जरूर करना चाहिए। अब देखिए, बिहार के राजनीति में एक नया उदय हो रहा है, प्रशांत किशोर का नई पार्टी स्वराज पार्टी की, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आईपीएस अधिकारियों का जमावड़ा हो रहा है, ताकि बेहतर बिहार बनाने में उनका योगदान किया जा सके। और ध्यान रखिए, ये सभी बिहार के मूलवासी हैं और देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस और प्रशासनिक सेवा पर काम किए 12 आईपीएस अधिकारी आपको जन स्वराज अभियान से जुड़े हैं, जो आपको प्रशांत किशोर, जिसे पीके कहते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लिए पहले चुनाव ऑर्गेनाइज कराती थी, कैसे जीत अर्जित कर, पीएम मोदी का हो या ममता बनर्जी का हो, कांग्रेस का भी अभियान रहा हो। तो ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को लेकर आपको याद रखनी चाहिए। बिहार में एक बेहतर परिणाम लेकर आएगा आने वाले दिनों में, तो वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग चीज़ों को, कैसे यह बदलाव आता है। देखिए, जीएस पेपर
थर्ड में, यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड में आपको यह टॉपिक जलवायु परिवर्तन संबंधित मुद्दे टॉपिक होंगे। आप स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट क्या करेंगे, अपने जीएस टॉपिक से आपको टैली कर लेना, ये टॉपिक आपके किस जीएस पेपर में है। तो जलवायु परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या के तौर पर मैं तो इसे विश्व की सबसे प्रथम समस्या मानता हूं। वर्तमान में भी अगर लोग नहीं काम किए तो आने वाले 100 साल में ही मानव अस्तित्व पर जीवन जीने के लिए जीवन यापन के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि पृथ्वी पर कैसे उसका वास हो, कैसे उसे मैनेजमेंट किया जाए, उसे एक सरल सुगम वातावरण दिया जाए। मैं तो इस स्तर पर बातें करता हूं, पर मैं कोई बड़ी संस्था तो नहीं हूं, फिर भी प्रयास अपने तरफ से लोग करते ही हैं, छोटे छोटे प्रयास। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक छोटे प्रयास करिएगा ना तो आप एक बेहतर परिणाम को लेकर आ सकेंगे। आप ध्यान रखिएगा, एक अभियान चलाया जा रहा है, यूट्यूब पर सर्च करके मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आम की गुठली है ना, अभी आम का मौसम है, कि आम की गुठली को शेयर करना। उनका लक्ष्य है इस साल 10 लाख पेड़ 1 लाख पेड़ लगाने का, आम का पेड़ लगाने का। तो इसे ध्यान रखिएगा। इस तरह के छोटे छोटे अभियान आगे, या तो अपने जन्मदिन के अवसर पर या तो अपने किसी भी संबंधी के जन्मदिन अवसर पर 1 पेड़ 2 पेड़ जितनी क्षमता आपकी हो उतना जरूर लगाइए। ताकि देखिए पर्यावरण को है ना, हम आर्टिफिशियल तरीके से है ना उसके जलवायु परिवर्तन को कभी समाप्त नहीं कर सकते। उसके लिए प्राकृतिक संपदा को बढ़ाना होगा, सिंपल सा लॉजिक तरीका है। अगर हम पेड़ को बढ़ाएं, पेड़ों की संपदा को बढ़ाएं, जलवायु परिवर्तन को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, हीट वेव से हो रहा है। अधिक गर्म पृथ्वी हो गई है, उसे कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल करेगा पेड़ पौधे ही कंट्रोल करेंगे। तो जितना पेड़ लगाइएगा, जो सबसे ज्यादा CO2 एब्जॉर्ब करता उस पेड़ को अधिक लगाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा और भी बेहतर परिणाम आएगा। ये होगी मुद्दे की बात। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 100 से ज्यादा वर्षों सबसे गर्म फरवरी के बाद अब सबसे ठंडा अप्रैल माह हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, अप्रैल मई जून जुलाई जो होता है गर्मी का सीजन होता है, पर अप्रैल सबसे ठंडा माह रहा अब तक के 100 वर्षों में। सोच के देखिएगा, अभी बारिश नहीं हो रही, अभी जबकि हीट आपको गर्मी का मौसम होना चाहिए था, ताकि आने वाले समय में 2 महीने के बाद बारिश अच्छी हो सके। तो यह भी सबसे जलवायु परिवर्तन का दूसरा पूरा चक्र अनियमित हो गया है। जब ठंड पड़ रही वहाँ गर्मी हो रही है, जब बरसात का समय है उसमें गर्मी हो रही है। अर्थात जो सर्किल है वही चेंज हो चुका है, अर्थात शिफ्ट हो चुका है। 3 महीने का जो सर्किल होता है, 3-4 महीने का जो ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी ठंड और बरसात, वो सर्किल ही चेंज हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है। अब पर्यावरण क्या करे, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने पर कि बारी पा गई है। मैं पहले भी आपको याद होगा 2-3 महीने पहले ये बोला था कि मानो अभी भी अपने लोभ को नहीं छोड़ा ना, प्रकृति जब इसका दोहन करना शुरू करेगी ना तो इनको भागने का कोई जगह नहीं मिलेगा। और जो भी लोग इस मनसा में पड़े हुए हैं कि हम मेरा क्या होगा, तो याद रखिएगा आपकी आने वाली पीढ़ी है ना समाप्त हो जाएगी। सिंपल सा कटु शब्दों का आलोचना मैं करता हूँ। जो भी इनको घमंड है कि हम मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे क्या होगा, बहुत बड़े अमीर हैं, अगर टाटा बिरला या तो बहुत से एलन मस्क हैं या तो कोई भी बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, उनको भी है ना इस बात का घमंड होगा, दूसरे ग्रह पर जाकर अपनी संपत्ति को बचा लेंगे, अपनी संपदा को बचा सकते हैं। पर याद रखिएगा, पृथ्वी जैसा वर्तमान में आने वाले समय में जो वातावरण है वो किसी ग्रह पर प्राप्त नहीं होने वाले। अगर प्राप्त होते तो हम वहाँ अभी तक पहुँच गए होते। हाँ, खोज जारी है, पर वो आर्टिफिशियल होगा, ठीक ना, नेचुरल नहीं होगा। और जिस ग्रह पर ये लोग जाएंगे वहां भी पहले से कोई प्रकृति होगी, पहले मानव प्रकृति इस प्रकार के जो होगी जिससे हम लोग एलियन के तौर पर जानते हैं, वो से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, वहाँ के इन्वायरमेंट से संघर्ष करना पड़ेगा, जल बैक्टीरिया वायरस से संघर्ष करना पड़ेगा। तो जीवन जीने के लिए जो सरल और सुगम व्यवस्था होनी चाहिए वो पृथ्वी के अलावे वर्तमान कुछ 100 वर्षों तक प्राप्त नहीं होने वाले। तो इसलिए पृथ्वी को बचाइए। युद्ध है या इस प्रकार से छोटे मोटे कार्य करते हैं, एसी लगाते हैं, छोटी गर्मी थोड़ा सा होता है कि एसी सभी लोग लगा लेते हैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं करते, बहुत सी चीजें हैं। छोटी छोटी चीजों को अगर इग्नोर करिएगा ना
तो बहुत सी चीज़ें सीखने को, बहुत सी चीज़ों को बचा सकिएगा। अमेरिका का जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उसका एक शोध आया, उसे याद रखिएगा। परिवर्तन के कारण चक्रवातों की घटनाएं बढ़ने, लगातार चक्रवात देखने को मिला। हाल ही में चक्रवात और बंगाल की खाड़ी में देखने को मिला, बहुत से चक्रवात आपको आए हैं। तो जिससे समुद्र जल स्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण अगले कुछ दशकों से तटीय जो क्षेत्र है, चक्रवात और तूफान की घटनाएं भी जो है अंतराल कम हो गया है। तो इससे प्रभावित होगा। प्राकृतिक आपदाएं हमेशा हर दूसरे तीसरे साल आने लगेगी और यह समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो दूसरा, बाढ़ जैसी आपदा लगातार बढ़ रहा है। कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट का एक रिसर्च आया है, जर्नल प्रकाशित हुआ, वहां पर भी भारत में पिछले 3 दशकों में 60% बड़े मामलों में कारण वायुमंडलीय नदियां जो है बढ़ी है। वायुमंडलीय नदियां किसको कहते हैं, इसे सबसे पहले याद रखिएगा। जमीन की ही तरह वाष्प कणों में के जमने से ऊपर बादलों में एक जल धारा बन जाती है, जिसे वायुमंडलीय धारा कहते हैं। और यह ज्यादा हो जाता तो ये ब्लास्ट करता है, देखते हैं बादल फटना जैसी घटना होती है ना, उसे ही कहते हैं वायुमंडलीय नदी। ध्यान रखिएगा, जब पानी का दबाव बढ़ जाता है तो परिणाम बादल फटते हैं, बाढ़ के रूप में सामने आता है। यह अनियंत्रित बाढ़ होता है, जिसको हम नियंत्रित नहीं कर पाते। इकट्ठा ही अरबों टन वहां पर बादल का पानी गिरता है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। यह घटना पहले क्या होती थी, पहाड़ी इलाकों में, जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होते थे वहां पर होती, अब देखने को मिल रहा है निम्न स्तर के पहाड़ी इलाकों में हो रही है। तो यह कहीं ना कहीं वायुमंडलीय नदियां है ना, और भी बृहद पैमाने पर समस्या उत्पन्न करेगी और बहुत से तथ्यों को सामने लाएगी। तो जलवायु परिवर्तन किस रूप से आपको प्रभावी है। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त देखिए, वायरस में एंटीबायोटिक जो है क्या करा, रेसिडेंट्स को, जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण सेहत पर मंडरा रहा है, गंभीर खतरा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप कर ले रहा है बैक्टीरिया। अब इससे क्या होगा, जितना भी एंटीबायोटिक आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, उसका प्रभाव ही नहीं होगा और वो हमारे लिए नुकसान ही होगा। और यह शोध कहाँ छपा, ऑस्ट्रेलिया के शोध एजेंसी कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में आपको यह शोध छपा है। ऑर्गेनाइजेशन जो उसके द्वारा, उसके जो डायरेक्टर है बॉर्नवेन मार्गन, उनके द्वारा क्या बोला गया, जलवायु परिवर्तन के कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो होते हैं, वो बैक्टीरिया खतरे को लेकर अहम जानकारी दी। बढ़ते औसत तापमान के कारण बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस पैदा हो रहे हैं, अर्थात वो और भी मजबूत हो रहा है और बार बार आपको नए नए एंटीबायोटिक के सेवन से उसका रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, तो हम पर उसका असर ही नहीं होगा तो बीमारी कैसे ठीक होगी। और वो ज़्यादा एंटीबायोटिक खा लेने से क्या होगा, और भी हम अन्य स्वास्थ्य संबंधी विकारों से प्रभावित होंगे। और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित, बाढ़ की स्वच्छता से संबंधित समस्या उत्पन्न कर रही है। और ये सब सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया स्रोत माना जाता है। सीवेज जो है, सीवेज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरिया के स्रोत का कारण माना जाता है। म्यूटेशन बढ़ता है, दवाओं का असर कम हो जाता है, बैक्टीरिया में म्यूटेशन अर्थात क्षमता बढ़ जाती है लड़ने का। जैसे कोरोना में आप लोग देखे होंगे कि कोरोना में हम लोग का जब तक रेसिडेंट नहीं था, अर्थात वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं था हमारे शरीर में, तब तक हम लोग कोरोना के मार को झेलते रहे, लोग मरते रहे, लोग तड़पते रहे। दवाइयाँ मिले, म्यूटेशन बढ़ा, तो हम लोग वायरस पर कंट्रोल कर पाए। वैसे ही बैक्टीरिया में होता है, अगर बार बार इस प्रकार की चीज़ें होंगी, मजबूत हो जाएगा बैक्टीरिया, आप कितना भी दवा खा लीजिए वो मरने वाला, भागने वाला नहीं, और आपके शरीर को स्वास्थ्य संबंधी विकारों से वो जकड़े रहेगा और आप तिल तिल के मरिएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी छोटी सी आप कदम बढ़ाकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, नहीं तो हम अभी रूस यूक्रेन युद्ध में या अन्य युद्धों में पड़े रहते हैं ना, अपना दम भरते हैं कि वैश्विक तौर पर हम बहुत मजबूत राष्ट्र हैं, वैश्विक तौर पर हम बहुत मजबूत राष्ट्र, सभी राष्ट्र अपने अपने को एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर बात करता है ना, वो सारे हैं ना, उनके तोतलेबाजियां हैं ना, समाप्त हो जाएंगी जब ये सब चीज़ें असर करना शुरू कर देंगे। अमेरिका अपने स्तर पर प्रभावित रहेगा, चीन अपने स्तर पर प्रभावित होगा, दुनिया का कोई भी आप चीज़ें उभार कर सामने ला दीजिए, आप कितनी भी कृत्रिम एआई की बात कर ले, आप जब प्रकृति की मार झेलेगा ना, उसके लिए सोच के देखिएगा, हम सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का 1% यूज करते हैं तो हम पृथ्वी को कितना असर देख रहे हैं। जब ये मात्रा 4 से 5%, 10% बढ़ जाएगा, जो भी पृथ्वी पर आप देख रहे हैं ना, वो खड़े खड़े जल जाएगा। खड़ा जहाँ रहेगा पेड़ वहीं जल जाएगा, मानव वहीं जल जाएगा। अगर यह स्तर अगर 5 से 10-20% अगर
सूर्य की किरण अगर डायरेक्ट आएगी तो समझ सकिएगा। तो कौन सा टेक्निक डेवलप करेंगे लोग, उस दिन देखने वाली बात हो जाएगी। अब देखिएगा पश्चिमी विक्षोभ से बदला है मौसम, ध्यान रखिएगा। 2019 जो पिछली बार 2019 में पश्चिमी विक्षोभ की पूरी ताकत से भारत में आए थे, और रिव्यू ऑफ जियोफिजिक्स में प्रकाशित वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूट द रिव्यू के अनुसार भारत दिसंबर मार्च में बीच में औसतन हर महीने में 4 से 6 माह तक तेज पश्चिमी विक्षोभ होता है। इसके आने से क्या होता है, पहले भी मैंने आप लोग को पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बताया था। यह लगभग आपको 9000 किलोमीटर चल कर आता है पश्चिमी विक्षोभ। अब भारत नेपाल जैसे क्षेत्रों में बृहद बारिश कराने में अपना योगदान देता है। तो ध्यान रखिएगा ये सर्किल डैमेज हो चुका है, आपको हाल ही में देखने को मिला होगा। यानी इस अवधि में 16 से 24 पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं हुई है, और बार बार आ जाने से क्या होता है कि इसकी कमजोरी आपको देखने को मिलती है। सर्दी में केवल 3 पश्चिमी विक्षोभ आए, अर्थात सर्किल चेंज हो चुका है, जिससे हम अब क्या है कि यह जो पश्चिमी विक्षोभ है मजबूत पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है कि मध्य और पूर्वी हिमालय देख रहे हैं, मध्य आप हिमालय मध्य और पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है उसके पहुंचकर नेपाल और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का कारण बनती है। जो देख रहे हैं बेल्ट आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश के बहुत बारिश कराता है, जिससे हम प्राकृतिक संपदाओं का दोहन कर पाते हैं, अन्न उपजा पाते हैं। ये सब चीजें उभर कर सामने आती है। तो ये सब चीजें आपको बर्फबारी का कारण बनती है। तो यहाँ पर बर्फ जमते हैं तो ग्लेशियर बृहद होता है। तो जब यह विक्षोभ कमजोर हो जाएगा तो आपको हिमालय में बर्फ जमेगा ही नहीं। तो जो सदानीरा नदियां हैं जैसे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये सब नदियां क्या होगी, धीरे धीरे सूखती जाएगी। और उसकी सहायक नदियां जो है अर्थात इस बेल्ट, ये बेल्ट क्या होगा एक दिन आने वाले कुछ समय बाद, कुछ वर्षों के बाद सूखे के प्रभाव से देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है कि एक घटना, एक कारक कितनी समस्याओं को जन्म दे रहा है, और इस पर अभी भी हम लोग यह निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा देश कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएगा। ये अभी क्या चल रहा है पता है आपको, घर का झगड़ा देखते हैं, मोहल्ले में झगड़ा एक होता है किसी घर में, तो बगल के जो घर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बालकोनी से, अपनी छतों से उस झगड़े को देखते हैं, ठीक ना। ये कोशिश नहीं करते उसके प्रभाव उनके बच्चों पर, उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर, बच्चे बुजुर्गों पर जा रहा है, ये कभी नहीं सोचते हैं। वैसे ही जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिन क्षेत्रों में प्रभावित हो रहा है उसकी सरकारें बार बार बोल रही हैं कि विभिन्न मंचों पर इस पर जो भी विकसित देश, संबद्ध देश है, वो अपनी दायित्व को निर्धारित करें। अगर अन्य मामलों में अगर विश्व के नेता बनना चाह रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन पर नेता क्यों नहीं बनना चाह रहे? रीजन उसके पीछे बहुत से वित्त प्रबंधन करना होगा। तो वो ये चीज भूल जा रहे हैं ना, इसका प्रभाव आप पर भी पड़ने वाले आने वाले समय में। मान लीजिए कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप कर लेता है विश्व में, अमेरिका, चीन या यूरोप का कोई कंट्री ऐसा कोई सिस्टम जो डेवलप कर लेता है जहां पर वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को है ना कंट्रोल कर सकता है अपने राष्ट्रों में, ठीक है। तो मान लीजिए विश्व के अन्य देश, मान लीजिए अफ्रीकी देश हुआ, मध्य एशियाई देश हुआ, अन्य उत्तर पूर्वी देश हुआ, जो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, ये सब देश अगर जलवायु परिवर्तन के समस्याओं से निजात नहीं पा पाए और ये किसी कारण समाप्त हो गया, मान लीजिए ऐसा स्थिति आएगा, तो ये रूल किस पर करेंगे, दम किस पर भरेंगे कि हम विश्व के प्रथम सबसे मजबूत राष्ट्र हैं। अब आपस में 3 राष्ट्र 4 राष्ट्र आपस में लड़ेंगे। समस्या यहाँ ये समझने की जरूरत है, विश्व सबका है, समग्र है, तो इसे सभी को मिलकर बचाने की जरूरत है। यही कदम आपको उठाने की जरूरत है। आपको लालिना के बारे में भी हाल ही में मैंने चर्चा किया था। पिछले 3 वर्षों की दुनिया लालिना के प्रभाव से प्रभावित है, और यह क्या करता है, ठंड क्षेत्र को विकसित करता है प्रशांत समुद्री क्षेत्र में, और यहाँ से बारिश कम होती है। जब तक अल नीनो नहीं आएगा बारिश होगी नहीं, तो हमारे पास एक खाद्य संपदा संसाधनों की कमी होगी, तो मूल्य में वृद्धि होगी। सोच के देखिएगा, एक समस्या है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अम्ब्रेला समस्या कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा जलवायु परिवर्तन को अम्ब्रेला समस्या का, इसलिए कि इससे कई अन्य समस्याओं का सृजन होता है, अन्य समस्याओं उलझ कर सामने आएगी, और जिसका खमियाजा प्रत्येक स्तर पर मनुष्य जाति को
जनजीवन अस्त व्यस्त को, पर्यावरण को होने वाला है, और यह कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न करके आएगी। तो इसे भी आपको समझने की जरूरत है। अब चलिए, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 आरक्षण का मुद्दा आपको यह जो है इस टॉपिक को कवर करेगा, यह जो लेख है। और इंटरव्यू फैक्ट में भी आपको पूछ सकता है इंटरव्यू के तौर पर कि आरक्षण के जो मुद्दे हैं वो इतना पेचीदा क्यों है, आरक्षण मजहबी आरक्षण होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे संदर्भ में इंटरव्यू फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, प्लस जीएस के आंसर राइटिंग पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है। और स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट क्या करेंगे, अपने अपने जीएस पेपर से टॉपिक टैली कर लेंगे। देखिए, कर्नाटक का मुद्दा हुआ है जहां पर मजहबी अर्थात मुसलमानों को मजहबी आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले हुआ करता था, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ दिन का स्टे लगा दिया गया। कर्नाटक सरकार में संप्रभु संवैधानिक सांस्कृतिक राष्ट्र है, यहाँ पर बातें की जा रही है। और ध्यान रखिए, कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाले 4% पंथ आधारित आरक्षण उचित ही समाप्त किया। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में 10% कोटे में शामिल किया गया, ऐसी बातें की जा रही है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन में सारे कॉन्सेप्ट को ही कंक्लूड कर दूंगा। जो भी बात कर रहे हैं ना कि मजहबी इस्लाम में मजहबी तरीके से मुस्लिमों को देना चाहिए आरक्षण, तो जब मजहबी तरीके से अगर देंगे आरक्षण है तो पूरा इस्लाम का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। जो भी इस्लाम के जानकार है उनसे जाके पूछिएगा, अगर मजहबी तरीके से आपको आरक्षण दिया जाएगा तो इस्लाम का जो मूल कॉन्सेप्ट है क्या वो समाप्त होगा या जिंदा रहेगा। अगर वो हाँ बोलते हैं समाप्त हो जाएगा तो यहीं पर विवाद समाप्त हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उन जानकार से पूछिएगा क्यों नहीं होगा, रीजन इसके पीछे क्या है, इस्लाम का मूल कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान रखिएगा, इस्लाम का जब उदय हुआ था ना, वो किस स्थितियों में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उस स्थिति में हुआ था कि जब अरब कंट्री में कबीलाई तौर पर लोग जीवन जी रहे थे और मार काट चल रहा था। एक ऐसे युग की कल्पना की गई थी जो आपको संघर्ष के दौर पर था, काला अंधेरा था, कहीं विकास का कोई आस नहीं था, लोग एक दूसरे को काट मार के खा रहे थे, स्थितियां ऐसी थी। अर्थात काट मार खाने का अर्थ यह है कि लोग एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। और साथ ही साथ अन्य देशों में इस्लाम क्यों विकसित हुआ, अर्थात जब अरब से भारत जैसे देशों में आया, इन देशों में क्यों नहीं गया इस्लाम, शुरुआती तौर पर इन देशों में क्यों आया। तो ध्यान रखिएगा, उसी दौर में भारत में आपको हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुछ कुरीतियां आपको देखने को मिली थी, जहां पर सती प्रथा या बहुत से पेचीदगी उभर कर सामने आई थी, जहां पर क्या था कि जो हमें संस्कृति में यानी सनातन में और भी बदलाव के दौर से गुजर रहे थे। तो लोग यहाँ पर कठिन पद्धति अपनाए हुए थे, ध्यान रखिएगा, कठिन जीवन पद्धति अपनाया हुआ था, जिसके सांस्कृतिक जीवन, पूजा पाठ, बहुत सी चीजें थी जो कठोर और पेचीदगी थी। तो इसमें इस्लाम ने एक सरल और कॉन्सेप्ट दिया था कि केवल एक अल्लाह को, एक ईश्वरीय शक्ति को मानो और उसके आधार पर उसके आदर्शों को पालन करो। तो शुरुआती दौर में इन पेचीदगियों से बाहर निकाला था कि जो समस्याएं उत्पन्न है अन्य धर्मों में, अन्य पंथों में, वहां पर क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देता है और एक इस्लाम पाक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। और यह क्या था, यहाँ पर विभिन्न जातियों का है ना कॉन्सेप्ट नहीं था इस्लाम के शुरुआती दौर में। अब यहाँ पर मजहबी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इस्लाम का जो मूल कॉन्सेप्ट था कि हम पेचीदगियों से बचेंगे, जातीय पेचीदगियों से, सांस्कृतिक पेचीदगियों से, उससे बाहर निकालेगा। अगर हम इसे लागू कर देते हैं तो यह कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाएगा जो इस्लाम के विस्तार के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ के देखिएगा, यहाँ पे एक चीज और भी कि अभी हाल ही में द केरला स्टोरी आया, उसका फिल्म का मोटो क्या था, यही समझा रहा था ना कि अन्य धर्मों में क्या था, अन्य धर्मों में पेचीदगी ज्यादा है, उसके पालन पोषण के लिए, उसके अपने सरल जीवन में अपनाने के लिए, है ना, पेचीदगी की बात की गई थी, समस्याओं की बात की गई थी, जो इस्लाम में नहीं, यही बात की जा रही है।
और यही मूल पेचीदगी आरक्षण मजहबी आरक्षण के तौर पर देखने को मिलेगा। अगर मजहबी आरक्षण की बात की जाएगी तो इस्लाम में विभिन्न जो मजहब है, अन्य अन्य जो मजहबी कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं इस्लाम के मूल स्वरूप को धीरे धीरे समाप्त करने का कार्य करेगा। इसलिए इन पेचीदगियों को समझने की जरूरत है। और देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी कांग्रेस मैं कह रहा हूँ, सॉरी, उसके लिए आपको जब संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ था आजादी के बाद, संविधान सभा करवाई विभिन्न समुदाय के विशेष रक्षोपाय के लिए। सभा में सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों, मूलाधिकारों आदि से संबंधी एक परामर्शदात्री समिति गठित किया गया था, आप सभी लोग जानते होंगे। उस समिति में बहुत से वाद संवाद हुए थे संविधान सभा में, जिस पर बहुत से लोगों के विचार अपने अपने थे। ध्यान रखिएगा कि जो समिति की बैठक अगस्त 1947 में हुआ था, सरदार पटेल के द्वारा क्या कहा गया था, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी बंगाल कुछ कठिनाइयां हैं, इस प्रश्न को आगे विचार होगा, अर्थात भविष्य में हम इसे विचारगत करेंगे कि क्या किस रूप से उन्हें आरक्षण देना चाहिए। यहाँ मजहबी आरक्षण की ही बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा। अब डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि हम समिति की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ संशोधन किए हैं, हम सुव्यवस्थित प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं या करने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी बात उनके द्वारा की गई थी। अब उसी मुद्दे पर संविधान सभा में 25 और 26 मई 1949 को बहस शुरू होता है, जहां पर पटेल ने पूर्वी पंजाब और पश्चिम बंगाल को लेकर हमारे सुझाव अपूर्ण थे, विभाजन का प्रभाव अज्ञात था, ये सब बातें हुई थी। कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में पारित होने के बाद कहा था कि अब सब आरक्षण समाप्त हो जाने चाहिए, अर्थात जितने भी आरक्षण के मुद्दे थे वो क्या है कि समाप्त हो जाना चाहिए। यहाँ पर मुस्लिम प्रतिनिधियों के द्वारा बात की गई थी, यहाँ पर हिंदू प्रतिनिधियों के द्वारा बात ही नहीं की तो जा रही थी, पर इस संदर्भ में नहीं की जाती। अर्थात हिंदू प्रतिनिधि क्या कर रहे थे, हम भविष्य में ये सब बातें करेंगे कि आरक्षण प्राप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर मुस्लिम प्रतिनिधि क्या कह रहे थे कि अब सब आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए, किसी प्रकार का आरक्षण नहीं देना चाहिए, यह अल्पसंख्यकों के हितों में है। ध्यान रख सकिए, अल्पसंख्यकों के हितों में। अब पटेल ने कहा था क्या कि एक असांप्रदायिक राज्य के लिए अल्पसंख्यकों के हितों में अच्छा यही है कि वे बहुसंख्यकों की सद्भावना तथा न्याय बुद्धि पर विश्वास करें। और ध्यान रखिएगा, यह इतिहास गवाह है कि बहुसंख्यक हिंदू में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित रहा है। अब अन्य राष्ट्रों की तुलना में हम देखेंगे तो ऐसा विश्व का कोई एक देश बता दीजिएगा आप एग्जाम्पल के तौर पर कमेंट सेक्शन में, जहां पर बहुसंख्यक समुदाय ने अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण उसके अंतिम परिणाम तक नहीं किया हो। अर्थात देखने को मिलेगा, जो भी देश है, विश्व का कोई भी देश ले लीजिए, जहां पर बहुसंख्यक समुदाय है, उसने अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों का हनन किया है, सांस्कृतिक अधिकारों का हनन किया है, उसके जो जीवन यापन के लिए मूल रूढ़ होने चाहिए उसका दोहन किया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बहुसंख्यक हिंदुओं ने क्या किया, यहाँ पर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय, जैन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो या आपको बौद्ध हो, सभी के अधिकारों की संरक्षा किया है। इसके ही संदर्भ में आपको चीजों को समझने की जरूरत है, पटेल की बातों को। अब यहाँ मोहम्मद इस्माइल की बात को याद रखने की जरूरत है। उनके द्वारा बोला गया प्रतिवेदन, जो वो प्रतिवेदन सभा में जो आया था, उस प्रतिवेदन के अनुसार कि अल्पसंख्यकों को स्वयं माना है कि आरक्षण समाप्त करना चाहिए। अर्थात अल्पसंख्यक, उस समय अल्पसंख्यक कौन था, मुस्लिम था उस समय, ध्यान रखिएगा, उस समय जैन पारसी को नहीं मिला था, उस समय अल्पसंख्यक के तौर पर मुस्लिम ही थे। मैं नहीं जानता कि समिति कैसे संतुष्ट हो गई, मेरा दावा है कि समूचा मुस्लिम समुदाय आरक्षण छोड़ने के पक्ष में नहीं है। एक इनका विचार था कि नहीं है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करने के लिए मजहब को आधार बनाने का कोई हानि नहीं होगा, इनका बात यह कहा गया था। वह पंथ मजहब आधारित विभाजन को उचित मान रहे थे, मोहम्मद इकबाल। पर जेएच लारी जो थे, जेएच लारी, उन्होंने अल्पसंख्यकों को राष्ट्र का अभिन्न अंग बनने का प्रयत्न करना चाहिए, लारी उनके द्वारा विचार रखा गया था। उन्होंने आगे कहा, क्या कहा, अनुसूचित जातियां हैं के हितों की चिंता है, मुसलमानों की चिंता नहीं। एस नगप्पा ने कहा कि हम नहीं समझ रहे कि हमें
पंथ अल्पसंख्यक होने के कारण आरक्षण मिल रहा है या हमारे साथ दो बार हो रहा है। कि यहाँ पर याद रखिएगा एस नगप्पा के विचारों को भी आप, हमें पंथक अल्पसंख्यक होने के कारण आरक्षण मिल रहा है या हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अर्थात हम मजहबी आरक्षण की बात करेंगे तो क्या अल्पसंख्यक के कारण हमें आरक्षण मिल रहा है या हमें एक अलग कैटेगरी डेवलप करके हमें क्या कह रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसी बातें इनके द्वारा की गई थी। हम अनुचित जातियों, ध्यान रखिएगा, हम अनुसूचित जातियों के ने देशों पर अरबों के आक्रमण नहीं किया था। नसरुद्दीन अहमद ने कहा कि मुसलमानों के लिए स्थानों का रक्षण मुस्लिमों के लिए हानिप्रद होगा। देखिए बहुत से मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे संविधान सभा में इसके खिलाफ रहे थे। यह तथ्य अभी आपको जान लेनी चाहिए। वर्तमान में जो भी नीतियां हों, पर एक बात याद रखिएगा, जो 1947 के जो नेता थे, नेतागण थे, वो भविष्यगत चीज़ों को समझते थे, उन सभी मुद्दों पर विशेष चर्चा करते। वर्तमान नेताओं के तहत नहीं थे कि राजनीतिक उठापटक के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अपनी बातों, अपनी वाणी में कुछ भी बातें कह देते। पर वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सोच समझ के बातें होती थी। अब एस.सी. मुखर्जी की बात समझिए, हम मजहब आधारित अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं दे सकते, पंथक वर्गों के लिए आरक्षण तत्काल समाप्त हो जाने। इन्होंने पंथक वर्गों की भी बात, जैसे हम लोग पंथ में भी आरक्षण की बात करें, उन्होंने यह सब चीजें बात की। अब सिंधवा की आर.के. सिंधवा ने कहा था कि सांप्रदायिक संघर्ष के कारण भारी बर्बादी होगी। समझ नहीं आता कि लोग अभी भी सांप्रदायिक रक्षण की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों चाहते। इसी क्रम में पंडित नेहरू, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पंडित नेहरू, जो कांग्रेस अभी बोल रही है ना कि खड़गे के द्वारा बोला जा रहा है कि अब सरकार में आएंगे तो यार मजहबी आरक्षण को पुनः बहाल करेंगे, हालांकि कोर्ट में यह मामला है। तो पंडित नेहरू का बयान था उनके उस सभा में कि मेरे सहयोगी उप प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि इसका अर्थ है कि जो बात बुरी है हम उसका त्याग कर रहे हैं, हम सदा के लिए इसे समाप्त कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पंडित नेहरू जी का यह विचार था कि जो भी बातें की गई है, जो भी कंक्लूजन निकला है, वो सदा के लिए समाप्त कर रहे हैं। पृथक निर्वाचन और सभी पृथकतावादी बातों से देश भयावह अहित होगा। अर्थात उनका स्पष्ट मानना था किसी भी प्रकार से पृथकवादी नीति से देश की आंतरिक संरचना, आंतरिक संप्रभुता समाप्त होगी, भयावह स्थिति में आएगी। इनके बारे में बात की जा रही थी। अपनी विचार प्रणाली में अपना सकते हैं, मगर यह अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, पंथ आदि के आधार पर नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि स्थान रक्षण की व्यवस्था उठा लेनी ही सिद्धांततः सही होगा। उनके द्वारा ये बातें की गई थी। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जो पार्टी का प्रमुख व्यक्ति जो शुरुआती दौर में ये मानता था कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो पंथवादी मजहबी आरक्षण की जो बात की जा रही है वो उचित नहीं है, वो देश की एकता अखंडता के लिए अनुचित है। तो वर्तमान जो कांग्रेस का जो नेतृत्व करता है वो यह मानता है कि जो मजहबी आरक्षण है वो कहीं ना कहीं उचित है देश के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए। तो यह कितना कंट्राडिक्शन है समझ के देखिएगा। अपने मूल जो लोग हैं जो कांग्रेस के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, विकास में योगदान दिए थे, उनके मूल विचारों से और वर्तमान के जो नेता हैं उनके द्वारा, या तो उनको तथ्यों की जानकारी नहीं रही होगी या तो जान के भी राजनीतिक लाभ के लिए सब कर रहे होंगे। यही दो मुद्दे निकल के सामने आएंगे ना। अब तेजमुल हुसैन की बात को याद रखिएगा, हम अल्पसंख्यक नहीं है, यह अंग्रेजों ने निकाला था, वे चले गए। अब इस शब्द की डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। यह हमेशा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इंटरव्यू में बहुत से अभ्यर्थियों से पूछा जाता है कि जब भी अल्पसंख्यक के मुद्दे आएंगे तो क्या अल्पसंख्यकों जैसे शब्द को भारतीय संविधान से हटा देना चाहिए। याद है मैंने कभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, बताया था कि पंथ निरपेक्ष ने जितना हमारे देश का बेड़ा गर्द नहीं किया उतना किसी शब्द में संविधान में नहीं किया। एक शब्द याद होगा, मैंने आप लोगों को ये लाइन बताया था, उसी संदर्भ में समझिएगा कि अल्पसंख्यक शब्द ने जितने देश को जलाया है ना उतना किसी शब्द ने नहीं जलाया। यहाँ पर कंट्राडिक्शन ही गलत वे से चल रहा है। यह मुस्लिमों को या अन्य पंथों को ना इसलिए अलग कर देता है वैचारिक रूप से कि आप संख्या में कम है। ध्यान रखिएगा, हम इसे अलग कोई अर्थ में स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तेजमुल हुसैन जो उसी वर्ग से है, उसी पंथ से हैं, ध्यान रखिए उनके द्वारा ये बातें की जा रही है कि ये
डिक्शनरी अंग्रेजों का था, इसे निकाल देना चाहिए था। तब अनुसूचित जातियों के आरक्षण पर लगभग सभी सदस्य सहमत थे, मगर मजहब रिलीजन के आधार पर आरक्षण देने के विरोध लगभग सभी सदस्यों ने किया था। तो वर्तमान में खड़गे जी की बात को इसको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से दो ही विकल्प, या तो खड़गे जी को अपने ऐतिहासिक साक्ष्य पता नहीं है या जानकारी इकट्ठा नहीं करना चाहते, उस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या था, संविधान सभा का स्टैंड क्या था, या अन्य जो विद्वान थे उस दौर के, उसने मजहबी आरक्षण के बाद में मजहब रिलीजन के बारे में क्या बात की थी। वर्तमान में अगर यह नहीं जानते हैं, अगर जानने के बावजूद भी कर रहे हैं, तो इसके लिए राजनीतिक लाभ ही न देखा जा सकता है। और यही सब कारण है कांग्रेस के पतन होने का, जो वर्तमान में स्थितियां उभर कर सामने आई है कि आप तथ्यों को ना सही तरीके से उभार कर सामने देखने को प्रयास ही नहीं करते, उसके भविष्य में क्या समस्या आएगी उसको देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। केवल राजनीतिक वोट के लिए आप इन सब चीज़ों को, और जितना अल्पसंख्यक समुदाय का प्रयोग आप राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इस संदर्भ में कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश की अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए समस्या उत्पन्न करेगा, क्योंकि विवाद कुछ और भी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में मोहम्मद इस्माइल और मोहम्मद ताहिर ने अल्पसंख्यक रक्षोपाई के प्रश्न उठाए थे। अब मोहम्मद हजरत मोहानी ने आवेश में आकर क्या बोला था, ध्यान रखिएगा, कि कहा कि अगर किसी के दिमाग में है कि वह पर्सनल लॉ में दखल दे सकता, तो उससे कहूंगा कि उसकी नतीजा बुरा कार्रवाई में धमकी भरे आपत्तिजनक नहीं छापे गए हैं। जब पूरा देश विभाजन को लेकर व्यथित था, तब दारुल इस्लाम तत्कालीन कुलपति जो थे, उनके द्वारा कहा गया कि हम पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य के होने के लिए नाते बधाई देते, लेकिन चिंता यह है कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनके लिए अल्पसंख्यक वे भी हैं। इस देश में उनके सामूहिक जीवन में क्या होगा। शरीयत पाक के मुताबिक सिर्फ एक रास्ता है, क्या है, कि शरीयत के समान कायम रहे। हिंदुस्तान के मुस्लिम क्या है, जमातें और फिरके एक हो, यानी इनका आशय था, यही था कि वे अलग रहना चाहते और सेकुलर राज्य नहीं मानते। ये सब बातें वहां पर उभर कर सामने आई थी। अब 2005 में सर्वोच्च न्यायालय पीठ जो था, सर्वोच्च न्यायाधीश पीठ ने अल्पसंख्यकवाद की प्रवृत्ति रोक लगाने के लिए परामर्श दिया। रिलीजन मजहब के आधार पर अल्पसंख्यक दावों के महत्व देने विशेष संबंध बढ़ावा मिलेगा, ये सब बातें की गई थी। अब ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जो बहसें मार्गदर्शी और राष्ट्रीय हितकारी है, वस्तुतः पंथ मजहब आधारित विशेषाधिकार राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए शत्रु। ये बात आपको इंडिकेटर में आपको समझने की जरूरत है। अब मेरी बात आप समझिएगा, जहां पे एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत है। देखिए, आरक्षण के जो मुद्दे हैं ना, जो संविधान में व्याख्यित है उसी आधार पर मिलने चाहिए। जहां पर क्या है, आपको बात की गई है धर्म, पंथ, मजहब और रिलीजन, जो बातें की गई विश्व कस्मी परिणाम नहीं है। यहाँ पर संप्रभु संवैधानिक सांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माण की बात की गई है, उसी के संदर्भ में आरक्षण मिलने चाहिए। और देखिए, उन्हें आर्थिक सबलता प्राप्त करने के लिए आर्थिक जरूरतें, हाथों में रोजगार देने की जरूरत है। अब देश 2023 में 23 में चल रहा है, कुछ वर्षों के बाद हम लोग अपना 100वीं सालगिरह मनाएंगे आज़ादी का, तो फिर भी हम जात पात और इसके आरक्षण की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, और भी समस्या उत्पन्न होगी। जो समस्या पहले जो आरक्षण मिला अन्य वर्गों को हिंदू संप्रदाय में, वो सब समाप्त करने की मांग हो रही है बहुत से लोगों के द्वारा। एक समान न्यूट्रल व्यवस्था लाने की बात की जा रही है, जहां योग्यता आधारित कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाएगा। ये आरक्षण का मुद्दा कब था, जब शुरुआती दौर में हम बहुत से समस्याओं से जूझ रहे थे 1947 में, उनके लिए कुछ वर्गों को व्यवस्था दी गई थी। अब अनुसूचित जातियों में, अनुसूचित जनजातियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुखी संपदा हो चुके हैं, वो अपना अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं डिसमैनेजमेंट झलक का आता है। तो ये सब चीज़ों को उभारने की जरूरत है समस्या को। अब दूर होती लॉजिस्टिक लागत की चुनौती, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यह टॉपिक यूपीएससी के जीएस पेपर 3 आधारभूत संरचना लॉजिस्टिक नीति में आएगा। यह टॉपिक आपको कवर करना है। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक पोजीशन सूचकांक 2023 जारी किया, जिसमें भारत 6 पायदान की छलांग लगाते हुए 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर आ गया। भारत 2018 में यह सूचकांक 44वें पर था, 2014 में 54वें स्थान पर था। तो लगातार इंक्रीज कर रहा। और लॉजिस्टिक, ध्यान रखिएगा, जितना बेहतर लॉजिस्टिक नीति होगा देश में, उतना बेहतर प्रबंधन होगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना बेहतर डेवलप कर सकेंगे, अन्य सुविधाओं को बेहतर दे सकेंगे और राष्ट्र
विकास कर सकेगा। यह मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए क्या है, ध्यान रखिएगा, पीएम गति शक्ति योजना नई लॉजिस्टिक नीति क्रियान्वयन के लिए भारत में लॉजिस्टिक नीति लागत में कुछ कमी लाने का संकेत मिला है। आधुनिकीकरण, डिजिटीकरण भारत में लॉजिस्टिक व्यवस्था को बेहतर किया है। ये सब मुद्दे हैं। और लॉजिस्टिक लागत का मतलब है उत्पादों एवं वस्तुओं के उत्पादित स्थान पर गंतव्य स्थान पहुंचाने की लागत, परिवहन, भंडारण और अन्य खर्चे कम करता है। और हम जितना कम खर्च से अधिक लॉजिस्टिक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, उतना देश विकास करेगा और भी हम मूल्य को कम कर पाएंगे। मान लीजिए अब देश के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी लॉजिस्टिक को ले जाने के लिए वर्तमान में मान लीजिए 100 रुपया लग रहा है। 100 रुपया लग रहा है प्रत्येक वस्तु, एक आइटम में 100 रुपया खर्च हो रहा है। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर कर दें, मान लीजिए कॉरिडोर बनाए हैं और यही लागत यहाँ से ले जाने में पुनः यहाँ पर मात्र 10 रुपया 1 रुपया में लागत लगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो सोच के देखिएगा इसी वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहाँ पर मूल्य अधिक होगा। तो लोगों में बचत डेवलप होगा और भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सभी सर्किल याद होगा, मैंने आपको एक सर्किल बताया था, जहाँ पर किसी के हाथ में जितना रुपया होगा इन्वेस्टमेंट उतना होगा। आपको इन्वेस्टमेंट होगा तो रॉ मटेरियल्स बढ़ेगा, मांग आपूर्ति बढ़ेगा, उसके बाद डिमांड सप्लाई का चेंज होता है, वो सर्किल में घूमता रहेगा और देश प्रगति करेगा। ये मैंने आप लोग एक सर्किल बताया था, याद रखिएगा, उस सर्किल को हमेशा इस सब चीज़ों के लिए यूज कीजिएगा। अब देखिए पहले क्या था कि भारत सरकार नीति शक्ति योजना के 100 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं, जिसका लक्ष्य देश में एकीकृत बुनियादी ढांचे को विकास करना है, सड़क, जल मार्ग, रेल मार्ग आदि सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। पहले क्या था, अलग अलग 16 मंत्रालय इसमें विभाग अधीन कार्य करते थे। अब लॉजिस्टिक नीति के तहत एक के तहत इंटीग्रेट कर दिया गया। सभी को क्या किया गया, भारतमाला राजमार्ग से संबंधित था, सागरमाला तटीय नौवहन क्षेत्र से था, उड़ान योजना वायु सेवा से संबंधित, भारत ने दूरसंचार सेवाओं से, रेलवे विस्तार और अंतर्देशीय जलमार्ग विस्तार के लिए नई नई योजनाएं ला रहे। तो इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। लॉजिस्टिक नीति सामानों का आदान प्रदान देश में सरल और सुगम तरीके से होगा। याद होगा आपको इंटीग्रेटेड रेल के लिए इंटीग्रेटेड आपको लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये सब बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को। अब इस लॉजिस्टिक नीति भारत में खर्च करीब 1314% है। यह अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देशों से बहुत अधिक है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए विनिर्माण लागत सबसे बड़ी चुनौती। मैंने अभी क्या बोला, लागत में कमी होगी तभी चीज़ें होंगी। मान लीजिए एक दूसरे वस्तु ए से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना खर्च होगा, मान लीजिए वस्तु यहाँ बन रहा है, उपभोक्ता यहाँ है उसका, तो यहाँ पर जितना कम रुपये में जाएगा उतना ही बेहतर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के लिए। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए कि मेंस का, बीपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आज से बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आंसर राइटिंग 69 के लिए, 68 का कुछ दिन एग्जाम के लिए बाकी है, तो 69 उसमें आप लोग इंक्लूड हो जाइएगा। तो उनके लिए क्वेश्चन है, भारत की लॉजिस्टिक नीति, याद रखिएगा, भारत की लॉजिस्टिक नीति किस रूप से भारत को आर्थिक संपन्नता के साथ साथ भारत निर्माण के लिए सहायक होगा। आप लोग इसका उत्तर आज 10 PM तक कहाँ सेंड करना है, आप लोग आंसर राइटिंग बीपीएससी 68 और 69 बीपीएससी आंसर राइटिंग जो पेड ग्रुप है उनमें आपको सेंड कर देना है, ताकि आप लोग आंसर राइटिंग और यूपीएससी का जो आंसर राइटिंग है, आपको यूपीएससी का पीटी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। ध्यान रखिए सभी लोग तैयार रहेंगे। यही सब क्वेश्चन आपको फिर वहाँ रिपीट करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग का भी आंसर कवर हो सके। अब ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर आपको याद रखना। मानव हितों के अनुकूल आसान बना रहा तो यह यूपीएससी का जीएस पेपर 3rd में वैज्ञानिक नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी वृद्धि और विकास के टॉपिक में आएगा। अब ध्यान रखिएगा, एआई पर मैंने 3-4 दफ़ा एनालिसिस किया हूं और उसी के आयाम आपको यहाँ पर पुनः देखने को मिलेगा, जहाँ पर बात की गई है इसके हानि का, कि कंप्यूटर एल्गोरिदम कैसे गणना सही जल्द कर लेता है, तो इससे मानव का जो रोजगार है वो छीन जाएगा। ये सब बातें की गई है। इसके लिए और भी बेहतर है कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, उसी पर चर्चा की गई है। इसके लिए समस्याएं के लिए बहुत से लोग इस पर चिंता व्यक्त किए, जैसे हिंटन जो पहले व्यक्ति नहीं है,
याद रखिएगा, इनके जो निर्माणकर्ता जो एआई की खोज की जेफरी हिंटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो खोज की थी, कैसे एआई काम करेगा, जेफरी हिंटन के हाल ही में गूगल से यह कहते हुए अपने इस्तीफा दे दिए हुए एआई के खतरों के प्रति खुलकर बात कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने क्या यह माना कि एआई खोज करना उनके जीवन का सबसे बड़ी भूल है। जैसे अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा यह बातें की गई थी कि बारूद की खोज कर, विस्फोटक की खोज कर सबसे बड़ी खोज मैंने क्या, विश्व के सबसे बड़ी भूल कर दी है खोज कर, या उसके कॉन्सेप्ट में आया था ना, वैसे ही इन हिंटन के द्वारा भी बोली गई है। तो आने वाले समय में एआई के दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेगा, उसमें इनका लिस्ट शामिल नहीं है। हिंटन के साथ साथ आपको केडी नाम याद रखिएगा, केडी ने एप्पल में को फाउंडर स्टीव वॉनिजिक के और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के द्वारा भी इस पर चिंता व्यक्त की गई है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना, इसके दुष्परिणाम देखने को मिल जाएंगे, ये सब चुनौतियां उभर कर सामने आएगी। अब ये एक पूर्णतः मानव नियंत्रित रहे एआई सिस्टम, अर्थात ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जैसे संयुक्त राष्ट्र है संघ विश्व के लिए समस्याओं को निदान करने के लिए संस्था डेवलप किया, वैसे ही एआई के बेहतर प्रबंधन के लिए, नियंत्रण के लिए, समन्वयन के लिए एक ऐसी संस्था का डेवलप हो जो उनके अधीन कार्य करे। तो ऐसा मांग भी किया गया है। तो ये सब चीज़ें उभर कर सामने आई, तो आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को राइट डाउन कर लेना है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर सपोर्टिव मैसेज कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।